एक बात सुन लो, जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट डे है आज, एचयूए फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग पूरा आया होगा, थोड़ा बहुत आया होगा, पर ये कुछ नहीं आएगा जो अब पढ़ रहे हैं। सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि क्लास के बाद मुझसे मिल लेना, या मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पर। 2 लेक्चर आज के आज देख लेना। आपके पास आज का भी टाइम है, कल का भी टाइम है, परसों का भी टाइम है। मेरी नेक्स्ट क्लास अब मंडे को है, तो ये 2 लेक्चर जो मैंने कल तक पढ़ाए थे एफएम में, वो आप मंडे के पहले देख लेना। एफएम में 1 लेक्चर छूट जाए उसके बाद कुछ समझ में आएगा क्या? 1 लेक्चर बहुत बड़ी बात हो गई। आप सबको बता दूं, 5 मिनट भी इधर उधर देखोगे ना, कई लोग हैं दूध के जले हुए ऐसे बैठे होंगे, इस पे अपने सीनियर लास्ट बैच वालों से पूछ लेना चाहो, 5 मिनट भी इधर उधर देखोगे, इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आएगा। मैं पढ़ाता ही उसी तरीके से हूं, इधर ही रहो पूरे। जब मैंने कहा था सब्जेक्ट ही बहुत पॉजिटिव है, दिल और दिमाग इसको यही चाहिए, मुझे भी यही चाहिए। आप 5 मिनट भी इधर देखोगे सब उड़ेगा। इसलिए 1 लेक्चर तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन है कितना इंटरेस्टिंग, ये कल तक आपको समझ में आने लग गया होगा। चैप्टर क्या चल रहा था? सब्जेक्ट चालू हुआ था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने कहा 2 चीजों को मैनेज कर रहे हैं पूरे सब्जेक्ट में। पैसा कहां से लाए? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। कहां लगाए? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो हमने कहा पहले मैनेज करना स्टार्ट करते प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। तो कहां से प्रोक्योर करूं? हमने कहा वहां से पैसा लेकर आओ जहां से पैसा लाने की कॉस्टिंग कम हो। तो हमने कहा उसके पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके लिए अच्छा खासा डिस्कशन किया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। उसके लिए ये डिस्कशन किया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप खुद से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल खुद कुछ अपने आप में नहीं है। कैपिटल खुद किससे मिलकर बनी है? सोर्सेस से। और कैपिटल के कितने सोर्सेस आइडेंटिफाई किए थे? 4। इक्विटी, रिजर्व, डेट एंड प्रेफरेंस। डेट इंक्लूड डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड सब तरह के लोन। पूरे चैप्टर में कैपिटल का मतलब केवल और केवल क्या आएगा? लॉन्ग टर्म की कैपिटल। तो फिर हमने कहा जब कैपिटल अपने आप में कुछ है ही नहीं, तो कैपिटल की कॉस्ट भी आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो पहले क्या करना पड़ेगा? कैपिटल के अलग अलग सोर्सेस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। तो पहला सोर्स हमने क्या उठाया था? कॉस्ट ऑफ डेट। तो हमने कहा था पहले कॉस्ट ऑफ डेट सीखेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ रिजर्व सीखेंगे, फिर एक दिन आएगा जब इन सबको क्या करेंगे? कंबाइंड। सो व्हाट वुड वी गेट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसीलिए कल एक लाइन भी लिखी थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल। तो हम अभी क्या सीख रहे हैं? डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला सोर्स क्या? डेट। तो नाम क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ डेट। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? के। यहां कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, तो हमने लिखा था केडी। हमने फिर भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा। हमने कहा कि पहले ये तो पता लगाएं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड दिस कॉस्ट। तो पहला नाम क्या आया? हमको तो लगता ही ये था केवल यही अफेक्ट कर रहा है, तो हमने कहा इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ मेजर फैक्टर, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। इंटरेस्ट ऑन डेट। दूसरा क्या आया? रोटेशन कॉस्ट। इस डिबेंचर को इश्यू करने में खर्चा आया होगा, इश्यूइंग एक्सपेंसेस लगे होंगे। कोइंसिडेंटली निखिल सर अभी इश्यू ऑफ कैपिटल ही पढ़ा रहे हैं, शेयर कैपिटल, तो इश्यू करने का खर्चा आता है। कमीशंस बांटते हो, कुछ भी तरह का खर्चा ले लो, फ्लोटेशन कॉस्ट। तीसरा, इश्यू अगर डिस्काउंट पर किया या इश्यू अगर प्रीमियम पर किया तो उससे कॉस्ट अफेक्ट होगी। मैंने कहा अफेक्ट छोड़ो, डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर इश्यू डिस्काउंट पर करोगे तो कॉस्टिंग बढ़ेगी क्योंकि पैसे मिल रहे हैं कम, और इश्यू अगर प्रीमियम पर करोगे तो कॉस्टिंग कम होगी। ऐसा हम ऑब्जर्व भी करेंगे, तो ये अफेक्ट कर रहा है। फिर चौथा इसका जस्ट अपोजिट, अगर इश्यू का प्रीमियम और डिस्काउंट कॉस्ट अफेक्ट करेगा तो रिडम्पशन का प्रीमियम और डिस्काउंट भी कॉस्ट अफेक्ट करेगा, बस वहां उल्टा होगा। डिस्काउंट पर रिडीम करने से खर्चा कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी, प्रीमियम पर रिडीम करने से खर्चा बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये समझ में आता है सबको? अब एक लास्ट लाइन तो बस मैंने लिखवा के छोड़ दी थी, इसको आज डिस्कस करते ही है क्या? टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट के खर्चे करने से आपको इनकम टैक्स में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है,
बोलो कैसी बात कर रहे हो, खर्चे से कैसे बेनिफिट मिलता है? तो एक बात बताओ आप, ये जो आप नाम सुनते हो इनकम टैक्स, आपको एग्जैक्टली समझ में क्या आता है? ये इनकम पर टैक्स है या सेल पर टैक्स है? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड सेल? क्या पता इनकम और सेल में क्या डिफरेंस है? बेटा सेल पर जो टैक्स लगता है ना उसे जीएसटी कहते हैं। फिर सेल और इनकम में क्या डिफरेंस है? पर सेल माइनस एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट कहते हैं और टैक्स किस पे लगता है? उस प्रॉफिट पर। तो आपको बातों बातों में क्या कनेक्ट करवा रहा हूं? एक्सपेंडिचर्स माइनस होते हैं। तो क्या एक्सपेंडिचर करने की वजह से आपको टैक्स बचता है? अभी भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे हैं कुछ लोग। मैं प्रूव करूंगा अभी, डोंट वरी, आप ऐसा मत सोचो मैं बढ़ा दूंगा। उड़ाना होता तो कल का लेक्चर ही नहीं होता, आप फॉर्मूला लिखवाता, हम सब खुश होते, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते। बट आप बस कनेक्ट कर लो चीजों को। समझना एक बात, अगर 1000 रुपए का रेवेन्यू है और 600 रुपए के खर्चे हैं तो टैक्स केवल किस पे लगेगा? 400 पर। तो क्या 600 रुपए खर्च करने से कुछ टैक्स बचा? हाँ। वैसे इंटरेस्ट भी क्या है? एक एक्सपेंडिचर। उसे आप बुरा जरूर मानते हो कि इसकी वजह से खर्चा हो रहा है, लेकिन उसका एक फायदा है कि उसकी वजह से टैक्स बच रहा है। प्रूव कर दूंगा अभी, देखना हम प्रूव करेंगे कि इंटरेस्ट एक खर्चा है, मान लो उसको बुरा मानो उस वजह से कि वो खर्चा है, लेकिन उसकी एक अच्छाई है कि उसकी वजह से टैक्स बचेगा। तो क्वेश्चन है, क्या सारे खर्चों की इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है? नहीं। तो इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि किन किन खर्चों की डिडक्शन मिलेगी। ये हमको कब पढ़ने को मिलेगा? ऑब्वियस इनकम टैक्स में, बिजनेस प्रोफेशन हेड में, कि कौन कौन से खर्चों की डिडक्शन मिलेगी। उसमें एक खर्चा है कौन सा? इंटरेस्ट। तो मैं सिंपली आपको ऐसा लिख सकता हूं, एक लाइन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं जिम्मेदारी के साथ में एक लाइन, इंटरेस्ट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। मतलब बताओगे क्या इसका? इंटरेस्ट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। मैं पूछ रहा हूं इसका मतलब बताओगे क्या? इनकम टैक्स में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, मतलब ये खर्चा इनकम टैक्स में अलाउ होता है, तो उसकी वजह से क्या बचता होगा? टैक्स। पर हर खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलती क्या? नहीं मिलती। जैसे कि बताऊं एक बात, सुना होगा आपने वैसे आज तक, मुझे ऐसा भरोसा है, डिविडेंड की इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलती। डिविडेंड इज नॉट अ डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स, बट इंटरेस्ट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। मैं फिर पूछ रहा हूं, कहां लिखा हुआ होगा? आप जब इनकम टैक्स पढ़ोगे, बिजनेस प्रोफेशन हेड पढ़ोगे, एक सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन 36, उसमें पहला नाम यही ऑलमोस्ट पढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। इंटरेस्ट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर बट डिविडेंड इज नॉट। यहां तक सबको क्लैरिटी है? तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं प्रैक्टिकली। एक टर्म शायद आपने कभी सुनी हो, सुना है क्या? हाँ हाँ सुना है सबने, अर्निंग बिफोर, मतलब सारे खर्चे माइनस हो गए, केवल दो चीजें माइनस होने बाकी हैं, इंटरेस्ट और टैक्स। सारे खर्चे माइनस हो गए, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर माइनस हो गए, क्या बचा है? केवल इंटरेस्ट और टैक्स। तो इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबने सुना है बेटा ये टर्म? और नहीं भी तो अभी क्लियर हो गया होगा, इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का प्रॉफिट है, मतलब अभी इंटरेस्ट भी बाकी है और टैक्स भी बाकी। दो सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोनों सिचुएशन समझ में आ रही है क्या? हम ये देखना चाहते हैं इंटरेस्ट हो तो क्या और इंटरेस्ट नहीं हो तो क्या। पहली सिचुएशन में इंटरेस्ट कंसीडर कर रहे हैं, कितने रुपए का? 10 रुपए का। और दूसरी सिचुएशन में इंटरेस्ट क्या मान रहे हैं? 0। हो सकता है ना, अरे अगर डेट हो तो क्या, डेट नहीं हो तो क्या, लोन लिया है तो क्या, लोन नहीं लिया है तो क्या। तो लोन लिया है तो हम मान रहे हैं इंटरेस्ट 10 रुपए का है, लाइक 100 रुपए का लोन लिया हुआ होगा, इंटरेस्ट 10 रुपए का है, और अगर लोन ना ले तो इंटरेस्ट 0 है। अब चलिए बात स्टार्ट करते हैं, दोनों जगह रखते हैं EBIT।
बताओ ईबीआईटी में से पहले माइनस क्या होगा? कितने रुपए का इंटरेस्ट माइनस करूं? समझ लो बेटा, पहले मैं टाइम दूंगा आपको नोट करने का। माइनस इंटरेस्ट, बताओ इसको क्या बोलूं? अब तो इंटरेस्ट भी गया, बहुत बढ़िया। अब इसको बोलोगे अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दोनों एक ही बात है। कितना हो गया? अब क्या लगेगा? सपोज करो टैक्स की रेट 30% है, तो कितने का टैक्स लग गया? तो क्या मिला आपको? अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसे आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आया? इधर चलते हैं। इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट कितना? तो आप पहले ही कैलकुलेशन पे बोल सकते हो कि सर ये देखो इंटरेस्ट की वजह से कितने का खर्चा हो रहा है, 10 रुपए का, इसलिए 10 रुपए से प्रॉफिट कम हो गया, और इसीलिए हमने सबसे पहले फैक्टर ले भी लिया इंटरेस्ट ऑन डेट, आपका प्रॉफिट कम कर देता है, ये कॉस्ट है। लेकिन अभी डिफरेंस 10 रुपए बचेगा नहीं। अब देखना क्या होगा, टैक्स कितना लगाऊं? 100 पर 30% से 30, तो अब मुझे एक बात सोच समझकर बताओ, आप अब तक डिबेंचर की कॉस्टिंग कितनी मानते थे? 10 रुपए, जो कि उस डिबेंचर पर क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट। और यहां भी दिख रहा है कि इंटरेस्ट की वजह से 10 रुपए का हमें प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन ढंग से सोचो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाता है फाइनली या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? क्या कंसीडर होता है? आफ्टर टैक्स। और देखो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में डिफरेंस 10 का बचा ही नहीं। अब ये जादू कैसे हुआ है, बस यही ऑब्जर्व करना है तो मजा आ जाएगा सबको। डिफरेंस यहां से चालू हो चुका था, डिफरेंस लेकर चले थे 10 का, लास्ट में जाते जाते डिफरेंस ही 7 का रह गया, जबकि दोनों के बीच में कोई और डिफरेंस तो है ही नहीं। तो जब डिफरेंस 10 का चालू किया था, खत्म 7 पर कैसे हुआ? इसलिए हुआ सेकंड लास्ट फैक्टर, सब लोग ढंग से देखो, यहां है 3 रुपए का डिफरेंस। जब इंटरेस्ट दिया तो टैक्स लगा 27 का, और जब इंटरेस्ट नहीं लगा तो टैक्स लगा 30 का। मतलब जब इंटरेस्ट है तब आपके टैक्स के 3 रुपए बच गए क्या? ये लाइन वापस बोलता हूं, फिर हम सब साथ में बोलेंगे। जहां इंटरेस्ट है वहां टैक्स के 3 रुपए बच गए। अब अपन साथ में बोलते हैं, जहां इंटरेस्ट है वहां टैक्स के, इसी को मैंने इंग्लिश में ऊपर क्या लिखा हुआ है? टैक्स बेनिफिट ऑन। जहां इंटरेस्ट है वहां टैक्स के 3 रुपए बचे हैं। अब समझ में आया कैसे टैक्स बेनिफिट मिलता है? मैं बस इतना सा पूछ रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट को विलेन बनाना है ना, डिबेंचर को, तो कितनी बुराई है इंटरेस्ट की? 10 रुपए की, लेकिन फाइनली निकले कितने की? 7 की। तो आप बताओ कॉस्ट 10 को मानो या 7 को? अब तो कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो, कॉस्ट 10 को मानो या 7 को? 7 को। पर 2 फैक्टर के बाद पहला फैक्टर बोलेगा कॉस्टिंग 10 रुपए की है, और लास्ट फैक्टर बोलेगा कि 3 रुपए का टैक्स बच गया। ले देकर नेट कॉस्टिंग कितनी? ये है इंपैक्ट। अब आपको एक मन में ख्याल आएगा, यार डिबेंचर या डेट तो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? जल्दी बताओ क्यों अच्छे होते हैं? इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। 15 दिन रुको, ये प्रूव करूंगा कि डेट कितना अच्छा होता है। अभी तो बहुत इनिशियल है हम। हाँ आदर्श, मैंने कब मना किया कि अर्निंग कम हो गई, उससे प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन तुम उसको 10 रुपए से बुरा बना रहे थे ना। मैं कह रहा हूं उसको बुरा बनाओ 7 से, और ढंग से सोचो, नेट इंपैक्ट 7 का ही तो आया है। इंटरेस्ट का गैप 10 है, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से टैक्स भी तो बचा 3 का, तो अल्टीमेट इंपैक्ट कितने का कंसीडर करोगे? 7। तुम्हारी बुक्स खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इसकी वजह से कितना बुरा हुआ है, 7 का। हम तो आज तक 10 रुपए का कॉस्ट मानते थे, हम भी क्या मना कर रहे हैं? P&L में डेबिट 7 करोगे 10 करोगे? P&L में डेबिट 7 करोगे 10 करोगे? 10 करेंगे। अरे हमने भी तो 10 ही किया, इंटरेस्ट 10 रुपए से तो माइनस किया है। P&L में डेबिट कितने से करोगे? लेकिन उसकी वजह से क्या 3 का टैक्स बच जाएगा? हाँ, तो हम मानेंगे कि नेट कॉस्टिंग कितने की है। सिंपल है।
अरे जब आपके फादर इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करवाते हैं 10,000 रुपए का, तो खुश होते हैं कि इसकी वजह से 1,000 रुपए का टैक्स बचेगा, इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगी। हम वही खुश होने की बात कर रहे हैं। हमने ये बोला क्या फादर की जेब से 9,000 रुपए गए? नहीं गए, 10,000, 1,000 बच गए। तो नेट खर्चा कितना? गए 10, 3 का टैक्स बचा, तो नेट खर्चा कितने का है ना? ये हाइपोथेटिकल नहीं है, दिस इज रियल। अरे आपकी खुद का पीएनडीएल कह रहा है कि इंपैक्ट कितने का है? 7 का। पर अगर आप इंटरेस्ट 10 का मानोगे तो माइनस क्या करना पड़ेगा? 3। क्या क्लियर है सबको? अब एक डाउट आएगा, 3 रुपए हर बार 3 रुपए आएंगे क्या? एग्जाम्पल है, ये 3 रुपए कहां से आए? अगर 10 रुपए की इनकम पर 30% टैक्स लगता है तो 10 रुपए के खर्चे पर 30% टैक्स बचेगा। अगर 10 रुपए की इनकम पर 30% टैक्स लग रहा है तो 10 रुपए के खर्चे पर 30% टैक्स बचेगा। और 10 का 30% कितना होता है? ऐसे आया 3। जितना इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई बाय टैक्स की रेट, इतना आपका टैक्स बचेगा। फिर बोल रहा हूं, पीएनडीएल में कितना डेबिट करोगे? इसलिए कॉस्टिंग आई है इंटरेस्ट, लेकिन उसमें बचेगा क्या? टैक्स बेनिफिट। और ये मैंने प्रूव कर दिया कि अल्टीमेट कॉस्टिंग आपकी कितने की है? 7 की। जबकि पहले फैक्टर में आप कॉस्टिंग कितनी मान रहे थे? 10। तो लास्ट फैक्टर में जाकर 3 रुपए क्या करेंगे? माइनस। तो आपकी नेट कॉस्टिंग कितनी आएगी? 7, जो कि आपका पीएनडीएल भी कह रहा है कि 7 है। नोट कर लो आप इसको। इसे बोलते हैं, ये 3 रुपए को बोलते हैं टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट। ये है टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट। नहीं, कल नहीं है, इसीलिए जिनका स्किप्ड है उनके पास 2 दिन का टाइम है। मेरी कल क्लास नहीं है, मेरी नेक्स्ट क्लास मंडे को ही होगी। जिनका कुछ भी स्किप्ड है, चाहे वो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में, एफएम में, आप वो दोनों दिन के लेक्चर, आपके पास 2 दिन है, कंप्लीट कर लेना। नहीं आप हाँ मतलब आप तो मुझे, मतलब पंकज सर को भेज दो या मुझे बता दो, या कौन से ग्रुप में ऑलरेडी इसमें डाल तो रहे हैं डेली के रिकवरी लेक्चर्स। नहीं डल रहे हैं बैच बी वाले ग्रुप में? आ रहे ना, 2 है तो सही उसमें। हो गया क्या ये? चलिए अब फाइनली एक एग्जाम्पल से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। एक और बात समझ लो आप, डेट या डिबेंचर्स दोनों तरह के होते हैं। इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रिडीम नहीं होंगे तो खा जाओगे पैसे। पैसा केवल वाइंडिंग अप पे मिलेगा, देयर इज नो डेफिनेट लाइफ। इसलिए ऐसे डिबेंचर्स को एक और क्या कहते हैं? परपेचुअल डिबेंचर्स। कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट होगी? डिपेंड करता है डिबेंचर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल। सबसे पहले सिंपल बात स्टार्ट करते हैं, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। केडी कैलकुलेट करते हैं व्हेन डिबेंचर्स आर इरिडीमेबल। अब एक बात नोटिस करो, अगर इरिडीमेबल डिबेंचर है तो बताओ 5 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर खत्म हो जाएगा? अगर रिडीमेबल नहीं है, इरिडीमेबल है, तो कौन सा फैक्टर का इंपैक्ट ही नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, ये कंसीडर ही नहीं होगा। तो बच्चे में 4 फैक्टर कंसीडर होंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इंपैक्ट कैसे आएगा। 12% डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू है ₹100। ये क्या होता है? 12% डिबेंचर, दिस इज कूपन रेट, इंटरेस्ट की रेट 12% है। इश्यू डेट 5% प्रीमियम, और लिखा है फ्लोटेशन कॉस्ट है 2%।
टैक्स की रेट है 25%, चलो ठीक है 30% लेते। बस ये इंफॉर्मेशन देकर आपको बोल देंगे कैलकुलेट द केडी इफ डिबेंचर्स आर इरिडीमेबल। अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल ये पता है कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड दिस कॉस्ट ऑफ डेट, इतना ही पता है बस, और इससे काम हो जाएगा। आप ही बताओगे अभी, भले आप जीवन में पहली बार और आखिरी बार एफएम पढ़ रहे हो, फिर भी आप ही बताओगे सब। अभी बताओ हर साल खर्चा कितना होगा? 100 रुपए का डिबेंचर है, बताओ हर साल खर्चा कितना होगा? 100 रुपए का 12%, ऐसा ही ना? तो हर साल कितना इंटरेस्ट का खर्चा होगा? अरे ये तो कॉन्फिडेंस से बोल लो यार, 12 रुपए खर्चा। तुमको जहां जो समझ में नहीं पूछ लो, और अगर समझ में आ रहा है तो जस्ट डू इट, बोलो, करो खुद से। 12 रुपए का खर्चा है। अब अगर 12 रुपए का खर्चा है इंटरेस्ट का, तो बताओ उसकी वजह से टैक्स कितना बचेगा? बस कम ही यार, इधर आगे जगह खाली है, इधर खाली, फर्स्ट बेंच भी जगह खाली है। मैंने पहले ही बोला था शॉर्ट हाइटेड वाले पीछे बैठते क्यों? मेरे जैसे लोग पीछे मत बैठा करो ऐसे, हाँ इधर बैठा करो ना, इधर खाली है। इंटरेस्ट कितना? 12 रुपए। अगर 12 रुपए का खर्चा है तो टैक्स कितना बचेगा? बहुत बढ़िया, 12 रुपए का 30%। अब तो समझ में आता है, इतनी कैलकुलेशंस प्रूव कर दी उसके बाद। तो बताओ टैक्स बेनिफिट कितना? 3 रुपए 60 पैसे। कहां से आए 3 रुपए 60 पैसे? 12 रुपए का 30%। ये भी सबको समझ में आता है? तो बताओ हर साल नेट खर्चा कितना हो रहा है? पीएनएल बोलेगा 12 रुपए का खर्चा, टैक्स बोलेगा 3 रुपए 60 पैसे की सेविंग। नेट खर्चा कितना? 8 रुपए 40 पैसे। क्या ये हर साल होगा? हाँ, ये तो खर्चे का अमाउंट है, पर हमें तो परसेंटेज निकालना है। तो आप ये देख लें कितने रुपए लाने के बदले में खर्चा हो रहा है, ये भी आप ही बताओगे। क्वेश्चंस लिख लेना ऋतिक भाई, जल्दी कर ले, लिख ले, सब लिख लो फिर क्वेश्चन। अरे आज तो नोटबुक ले आता, नहीं लाया क्या आज? नहीं, अब तो नोट ही कर तू, तो नोट कर लोगे तभी आगे बढ़ूंगा। नहीं तू तो कर ले। हो जाए तो बता देना यार। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तो लगता है अपने को। आप मेरी नोटबुक में कुछ हो जाना चाहिए। छाप लिया, हो गया, डन। अब थोड़ी देर समझ लो वापस से। 8 रुपए 40 पैसे का खर्चा है, ये बताओ कितना रुपया मिला जिसकी वजह से सब खर्चा हो रहा है, तभी तो कॉस्टिंग निकलेगी। कितने रुपए लाने के बदले में खर्चा हुआ है? आप बोलोगे 100 रुपए, लेकिन ढंग से देखो 100 पूरे नहीं आए, या तो 100 से ज्यादा है या 100 से कम आए। आप बताओ फेस वैल्यू कितनी थी? प्रीमियम पर इशू किया या डिस्काउंट पर? तो ज्यादा मिले होंगे पैसे। कितने मिले? 5 रुपए ज्यादा मिले। कुछ खर्चा भी हो गया क्या? पहले समझ लो यार, कुछ खर्चा भी हो गया क्या? हाँ, कितना? 2 रुपए का। तो ये बताओ इस डिबेंचर को इशू करके आपके हाथ में आया कितना? इसको इंग्लिश में कहते हैं
नेट प्रोसीड रियलाइज्ड मतलब बताओ क्या, डिबेंचर इशू करके कितना पैसा हाथ में आया। अब मुझे बताओ इन दो फिगर का क्या करें, क्या इन दो फिगर के बीच में वो कनेक्शन है? 8 रुपए 40 पैसे का खर्चा हो रहा है, कितने रुपए के बदले में? 100 के बदले में बोलूंगा क्या? नहीं। 105 के बदले में बोलूं क्या? नहीं। 105 मिले थे लेकिन 2 लग गए, नेट कितना मिला? तो ऐसे ही निकालते ना कॉस्टिंग, कितने रुपए लाने के लिए इतना खर्चा हो गया। हर साल 8 रुपए 40 पैसे का खर्चा हो रहा है, कितने रुपए के बदले में? 103 रुपए के बदले में। परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज योर कॉस्ट। बताओ कितना? और कैलकुलेटर नहीं है कई लोगों के पास अभी भी। क्या चाहते हो, श्राप दूं क्या? अब क्या करूं? कल ही बताया था, वापस रिपीट कर देता हूं। नोटबुक सेपरेट, पेन, कैलकुलेटर, दिल और दिमाग, ये 5 चीजें लाया करो एफएम पढ़ने के लिए। तुमने अलग मजाक चला रखा है। 8.4 डिवाइडेड बाय 103 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है बेटा आपके डिबेंचर की कॉस्ट। फिर से समझ लो, क्या 8 रुपए 40 पैसे से अग्री करते हो सब लोग? यू एग्री विद 8.40? कैसे आया 12 रुपए का खर्चा? 3 रुपए 60 पैसे का टैक्स बचेगा। नेट खर्चा कितना? 8.4। कितने के बदले में? 103 के बदले। 103 कहां से आया? 100 रुपए का डिबेंचर था, 5 रुपए का प्रीमियम मिला, 105 आए, 2 गए, नेट कितने आए? 103। 8 रुपए 40 पैसे का खर्चा है इन अगेंस्ट ऑफ ₹103, तो कॉस्टिंग इज 8.15%। नोट कर लो, फिर इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या लिखते हैं? फॉर्मूला तो अब बन जाएगा। इसीलिए पहले बिना फॉर्मूले के करवाया कि कॉन्सेप्ट समझ लो, क्लैरिटी हो चीजों की। 2 मिनट लगते हैं, अदरवाइज कल एक फॉर्मूला लिखते आंसर आ जाता। ₹2 कैसे गए बेटा? था तो फ्लोटेशन कॉस्ट 2%। कुलदीप अभी क्लियर है भाई? ₹2 का खर्चा लगा ना। हो गया नोट? अब हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। तो 8.4 क्या है? इंटरेस्ट, बट आफ्टर कंसिडरिंग द टैक्स बेनिफिट। और ये 103 क्या है? नेट प्रोसीड रियलाइज्ड। बस यही फॉर्मूला है, अभी लिख लेते हैं ये। लेकिन तब है जब डिबेंचर्स कैसे हों? इरिडीमेबल, इसलिए रिडम्पशन का इंपैक्ट कंसिडर नहीं किया है। हाँ मयंक भाई, हो गया? अभी सुनो केडी का फॉर्मूला। कब? व्हेन डिबेंचर्स आर इरिडीमेबल इज सिंपली I1 - T अपॉन P। ये तो कुछ अलग चल रहा है, नहीं चल रहा है, अभी सब करेंगे। I स्टैंड फॉर, बिल्कुल भी गलती मत करना इंटरेस्ट लिखने की। इसको लिखना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इज अमाउंट। मंडे को प्रूव करूंगा ये कितना इंपोर्टेंट वर्ड है। इंटरेस्ट की रेट नहीं लिखनी है आपको, इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना है। आई स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। टी क्या होगा? टैक्स रेट। और पी इक्वल टू व्हाट? नेट प्रोसीड रियलाइज्ड।
लिख लिया ये? बताओ नेट प्रॉफिट रियलाइज किसको बोलोगे? 103 को। अब आप देखो ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूं क्या चल रहा है। बताओ आई की जगह कितना लिखोगे? 12। 1 माइनस 0.3। अब आप बोलोगे 30 लिखो ना। रेट है ना वो, टैक्स की रेट है, अमाउंट नहीं है। तो 30% का मतलब 0.30 डिवाइडेड बाय 103। तो देखो ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 8.4 डिवाइडेड बाय 103। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आएगा 0.0815। कर दोगे कन्वर्ट मल्टीप्लाई करके तो 8.15%। अब आपको समझ आएगा मैं कल से आपको क्या सिखा रहा था। हम चाहते तो 2 मिनट में फॉर्मूला लिखते, आप याद करते, आंसर आ जाता। समझ नहीं आता चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है। अब आपको एक क्लैरिटी है कि डिवेंचर की कॉस्ट को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। इंटरेस्ट की रेट, प्रीमियम और डिस्काउंट, फ्लोटेशन कॉस्ट और टैक्स बेनिफिट। तो डिवेंचर या डेट तो बहुत अच्छी चीजें हैं, इनकी कॉस्टिंग कम होती होगी थोड़ी। पता है क्यों? क्योंकि इनको क्या मिल जाता है? टैक्स बेनिफिट। यस ये है। ये सब बातें 10-15 दिन में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तब तक कुछ कंटेंट हो हमारे पास डिस्कशन का, वो डेवलप करें। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे। किसी दिन ये प्रूव करूंगा कि आप डेट को बुरा मानते हो लेकिन सबसे अच्छा सोर्स डेट होता है। ऐसा कुछ डिस्कशन करेंगे किसी दिन। डेट अच्छा बनाएंगे, ऐसा होगा एक दिन। और वो ऐसे नहीं हाइपोथेटिकली, प्रैक्टिकली समझेंगे डेट अच्छा है। कब और क्यों टाइम करते हैं। नहीं 100 नहीं आएगा, फॉर्मूला केवल यही लिखता है I1 - T/P, क्योंकि फॉर्मूला तो कह रहा है ये आंसर है 0.0815। आप बोल रहे हो उसे 8.15%, तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। अभी एक चीज और नोटिस करो, चलो ये भी मैं लिखवाई देता हूं। नेट प्रॉफिट रियलाइज कैसे कैलकुलेट करोगे? पी कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी आप बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे पी? नहीं पी, नेट प्रॉफिट रियलाइज कैसे कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू में ऐड करेंगे प्रीमियम। बहुत बढ़िया, ऐड करेंगे प्रीमियम या लेस करेंगे डिस्काउंट। इसको मैंने ऑब्लिक करके क्यों लिखा? क्योंकि या तो प्रीमियम होगा, कौन सा, रिडम्पशन वाला या इशू वाला या दोनों? केवल इशू वाला। अरे ये इशू के टाइम का प्रीमियम डिस्काउंट है, रिडम्पशन के वाला को बाद में कंसीडर करेंगे। यहां तो नेट प्रॉफिट रियलाइज्ड है ना, तो कब के टाइम का प्रीमियम और डिस्काउंट चल रहा है? एट द टाइम ऑफ इश्यू। और एक और चीज माइनस होगी, क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट। यार प्रीमियम कितना दिया हुआ था? 5 रुपए, 5%। फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपए। तो आपने किसका परसेंट निकाला? किसने बोला आपसे ऐसा करने को? ओए मैंने कब बोला? मैंने तो आपसे पूछा था प्रीमियम कितना, आपने बोला 5 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपए। मैंने तो परसेंटेज लिखवाए थे। जब तक कुछ ना कहें, ये सारे परसेंटेज किस पर कैलकुलेट करना आपको लिख लो। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक कुछ और ना कहा जाए। कैलकुलेट द प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट, इंटरेस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, सब कुछ ऑन फेस वैल्यू ओनली। जब तक कुछ और ना कहा जाए, प्रीमियम, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट किस पर कैलकुलेट करना है? फेस वैल्यू पर। इंटेंशन ये होता है ना, फेस वैल्यू से ही कनेक्ट करके हम परसेंटेज लिखते हैं। कुछ और कहें तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसे ही करना है। हाँ ये लो, नोट से ही पढ़ेंगे बेटा। आज ना आप लोगों को एफएम की
बुक नोटबुक भी पूरी एक साथ पीडीएफ भिजवा देता हूं, ग्रुप पर तो भेज ही दूंगा। एफएम की पूरी नोटबुक की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा ग्रुप पर ही। अभी जब रेफरेंस आने तो एक बार अभी कुछ क्वेश्चंस पर तो पहुंचे, बट हाँ नोट से ही पढ़ेंगे, फिर मॉड्यूल भी करेंगे, फिर स्कैनर भी करेंगे, सब करेंगे। नोट्स पूरे एक साथ नोट्स भेज दूंगा आज, पूरे एफएम के सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। आदर्श जल्दी कर, 3 मिनट एक क्वेश्चन करना है। हो गया क्या आदर्श? ओ बातें मत करो, तुम क्या वेट कर रहे हो 1 बजने का? ये भी क्वेश्चन खत्म होगा ना तब क्लास खत्म होगी, 1 बजे नहीं होगी। 15% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू ₹100, इश्यू डेट 4% डिस्काउंट, फ्लोटेशन कॉस्ट 3%, टैक्स रेट 30%, calculate the KD if debentures are irredeemable. करो, मुझे क्या देख रहे हो आप? मैं आपको देख रहा हूं, आपको करना है। मेरा हो गया। हाँ सॉरी, माइंड भी पॉसिबल आ सकता है। 1 मिनट बता ही देता हूं। नहीं यार, आपको लगता है 56% कॉस्ट होगी? यस यस यस, ये सही बता रहे हो तुम, पर मत बताओ, करने दो सबको। यस, दिस में बी करेक्ट। अरे आप खुद देखो ना बेटा, जिसका इंटरेस्ट ही 15% है उसकी कॉस्टिंग 56% कैसे आ सकती है? 15% तो ठीक है कि हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, 56 तो ज्यादा हो गया। ये जितने भी बचे हुए लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मत देखो अभी, शायद हाँ हो सकता है आपको 2-3 दिन ही हुए इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं बहुत आलसी हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है करवाने में। आप ही को करना है सब, 8 दिन में अक्कल ठिकाने ला दूंगा, खुद को समझ में आया अपने को ही करना है। अरे उससे एक्चुअली बेटा मैं स्पून फीडिंग करवा ही नहीं सकता, मैं आपको केवल ये बताऊंगा है क्या, फिर मैं करूंगा, फिर आपको ही बोलूंगा आपको ही करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है क्योंकि एग्जाम में आपको करके आना है। यस, अब देखो, एक तो सबसे पहली हैबिट, आज पहली बार फॉर्मूला है, सबसे पहली हैबिट, मैं अभी 2-4-8 दिन होने के बाद क्लास में भी घूमूंगा क्वेश्चंस देकर। अगर आपने बिना फॉर्मूला लिखे नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैं नोटबुक लेके वो पेज फाड़ दूंगा। मतलब हैबिट नंबर 1, बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व नहीं करोगे।
फॉर्मूले याद कैसे होंगे? आपको क्या लगता है एग्जाम के सेंटर के बाहर खड़े होकर आप 50 फॉर्मूले एक साथ याद करके अंदर जाओगे? अभी करेंगे क्लास में। प्रैक्टिस कैसे करोगे? बार बार पीछे पलट पलट के नहीं, अभी फॉर्मूले लिखेंगे। कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन अगर फॉर्मूला है, आप बिना फॉर्मूला लेके सॉल्व नहीं करोगे, चाहे 50वीं बार लिखना पड़े। जब मैं लिख रहा हूं तो आप क्यों नहीं लिखोगे? तो इरिडीमेबल है ना, तो इरिडीमेबल केडी का फॉर्मूला क्या? आई 1 माइनस टी अपॉन पी। बताओ आई की जगह क्या लिखूं? इंटरेस्ट का अमाउंट। 100 रुपए के डिबेंचर पर इंटरेस्ट कितना? 15। 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड रियलाइज। फेस वैल्यू कितनी? ये वर्किंग नोट चल रहा है हमारा। नेट माइनस क्या कर दूं? डिस्काउंट ऑन इश्यू, फ्लोटेशन कॉस्ट, नेट प्रोसीड रियलाइज। ये फिगर्स है। तो अमाउंट आया 15, 1 माइनस 0.3 क्या होता है? 0.7 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना? 10.5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे और ब्रैकेट में क्या लिखो? यस, ये है कॉस्ट ऑफ डेट 11.29%। अब 1 मिनट रुक जाओ, रोबोट नहीं है हम, किसी चीज को रटे नहीं। जो आप सोचो 2 दिन पहले, आज और कल के पहले, अगर आपसे कोई अपेरेंटली पूछता कि 15% का डिबेंचर है, इंटरेस्ट 15% है, बताओ कॉस्ट क्या होगी, तो हम क्या मानते थे? 15% कॉस्ट। पर देखो कॉस्टिंग इफेक्टिवली कितनी है? 11। अब मेरा डाउट है 15 से 11 पे कैसे पहुंच गए एकदम? पर 15 तो कुछ होती नहीं है। एक तो 15 पे 30% तो बेनिफिट मिल जाता है, तो 15 माइनस 30 10.5, तो इफेक्टिवली कॉस्टिंग कितनी है? 10.5। फिर कॉस्टिंग 11.5 पे कैसे पहुंच गई? क्योंकि डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट ने कॉस्टिंग बढ़ा दी। इसको ऐसे ऑब्जर्व करो तो यहां बैठना कुछ फायदा, अदरवाइज किताबें हैं, फॉर्मूला है, आंसर आ जाएंगे। ऑब्जर्व करो। और क्या यही सिखाया था? टैक्स बेनिफिट की वजह से कॉस्टिंग कम होगी, डिस्काउंट की वजह से कॉस्टिंग बढ़ेगी, फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से कॉस्टिंग बढ़ेगी। ये होता हुआ देखो ना, इसको ऑब्जर्व करो, मजा उसका है। मतलब एक काम कर लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन में डिस्काउंट की जगह क्या होता तो क्या कॉस्टिंग 11.29 से कम होती? तो नेकी और पूछ पूछ करके देख लेते हैं ना। क्या करके देख लेते हैं? व्हाट इफ डिबेंचर्स आर इश्यूड एट 5%। चलो कोई बात नहीं, एहसान कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर, ये होमवर्क है, करके लाना, ठीक है? कई लोगों ने मुंह बिगाड़ लिया। जैसे तुम 11:30 पर तो डॉट क्लास में आ ही जाते होंगे चालू होने के टाइम। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट कर लिया? What if debentures are issued at 5% प्रीमियम? सॉल्व करना, बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो कि अब की बार कॉस्टिंग 11.29 से कम आएगी, और आ जाए तो फिर आपको अच्छा लगना चाहिए, हाँ चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं। मजा उसका है, वो सीखो। चलिए मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच।